नमस्कार, आप सब लोग को स्वागत है। आज जो हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल का ये 4th नंबर पार्ट 4th वीडियो है। इस सीरीज़ में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आधुनिक भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, फ्रॉम 1905 बंगाल का विभाजन से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट तक, उसको 4 वीडियोज़ में मैं कहानी के हिसाब से, स्टोरी टेलिंग के हिसाब से आप लोगों के सामने जो 15-15 मिनट का वीडियोज़ है शेयरिंग कर रहा हूँ, ताकि जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसके लिए रिवीजन हो जाए, और जो जो बच्चा हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं है या थोड़ा बहुत हिस्ट्री को बैकग्राउंड जानना चाहता है उसके बाद पढ़ना चाहता है, तो उनके लिए दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट वीडियोस। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आ चुका है, जिसमें हमने डिस्कस, फर्स्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, मुस्लिम लीग, कलकत्ता सेशन, सूरत स्प्लिट, मॉर्लिमेंटो, होम रूल लीग, लखनऊ पैक्ट, फर्स्ट वीडियोस में। सेकंड वीडियोस में हमने डिस्कस किया था अबाउट, ठीक है, रोलत एक्ट, जलियांवाला बाग, नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत, स्वराज पार्टी, शामिन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट। एंड इन माय थर्ड वीडियोस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना, लाहौर सेशन, दांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन। ठीक है, तो कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन तक हमने डिस्कस किया था, और इस वीडियोस में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्रिप्स मिशन, ठीक है, देन विल डिस्कस अबाउट द आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, देन उसके बाद जो है दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, देन विल डिस्कस सीआर प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन प्लान, माउंट बैटन प्लान और इंडियाज इंडिपेंडेंट एक्ट, यानी कि एक्ट, यानी कि आज इस वीडियोस में भारत को हम आजाद करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं क्रिप्स मिशन से। विल स्टार्ट विद द क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन से शुरुआत करते हैं। क्रिप्स मिशन का टाइम देखो 1942, क्रिप्स मिशन का टाइम है 1942, ठीक है। और क्रिप्स मिशन बेसिकली हुआ था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, भारत आए थे एक प्रपोजल को लेके, उसको जो है क्रिप्स मिशन कहा जाता है, क्रिप्स प्रपोजल कहा जाता है। वो क्रिप्स प्रपोजल में क्या था, ठीक है, क्रिप्स प्रपोजल में क्या था आइए समझते। देखिए, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था बेटा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइमिंग है आप देख सकते हो यहाँ पर है 1939 से लेकर 1945, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरे वर्ल्ड जो है एक तरफ से दो पार्ट में बट गया था। एक है एक्सिस पावर, एक है अलाइड पावर। एक्सिस पावर में थे जर्मनी, इटली, जापान, हंगेरी, बुल्गारिया एंड स्लोवेकिया, ये जो है एक्सिस पावर में। और दूसरे तरफ उनके ऑपोजिट में अलाइड पावर, जिसमें यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना, पोलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सो ऑन। ठीक है, तो ये वर्ल्ड जो है दो दो पावर में बढ़ चुका था। और यहां पर जो इम्पैक्टफुल, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल थे वो जापान, ठीक है, जापान सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल था। और जापान जो है ऑलमोस्ट, ठीक है, एशियन के जो एशिया, उसके साथ साथ साउथ एशियन कंट्री को डोमिनेट कर रहा था। और ये देखो उसके खिलाफ जो है यूके, ठीक है, देखो। और इंडिया की अगर बात करें, देखो इंडिया की बात करें, यूके के, इंडिया जो है सेपरेट कंट्री नहीं था, यूनाइटेड किंगडम के अंडर ही इंडिया था, ठीक है। तो जापान जो है साउथ एशियन कंट्रीज में जितने भी डोमिनेशन बना रहा था उसको रोकने के लिए, ठीक है, यूके की तरफ से यानी कि ब्रिटिशर की तरफ से सर स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे, और वो चाहते थे इंडिया का मदद जापान के खिलाफ। सिंपल लैंग्वेज में समझें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बीच में 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स प्रस्ताव आया था, किस चक्कर में कि जापान जो अटैक कर रहा है, पूरा डोमिनेट कर रहा है एशियन कंट्रीज को, उसको रोकने के लिए, मतलब ब्रिटिशर को इंडिया का सपोर्ट चाहिए था जापान के खिलाफ। एज सिंपल इज दैट, ब्रिटिशर को इंडिया का सपोर्ट चाहिए था जापान के खिलाफ। ये था क्रिप्स प्रस्ताव। हमने क्रिप्स प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया था, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग का संपर्क जापान में बहुत अच्छा था। आप लोगों को पता है आईएनए का फॉर्मेशन जापान सपोर्ट कर रहा था पूरी तरह से, सुभाष चंद्र बोस, आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, ये सबको। तो हमारी दुश्मनी नहीं है जापान के साथ, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, ठीक है। और यहां पर ये लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि अगर जापान के खिलाफ हम सपोर्ट करते हैं तो हमें जो है डोमिनियन स्टेटस मिलेगा वार के बाद। पर हमें चाहिए नहीं था डोमिनियन स्टेटस, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था पूर्ण आजादी, पूर्ण स्वराज, ठीक है। हमें डोमिनियन फोमिनियन नहीं चाहिए था अभी, ना ही स्वराज ना ही डोमिनियन स्टेटस, हमें क्या चाहिए था, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सो दैट्स व्हाई we did not accept the proposal of the Cripps mission. That's why Cripps mission was ended in failure. Cripps mission जिसकी वजह से फेल हो गया, as simple as that, ठीक है, Cripps mission फेल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद देखो आईएनए का गठन हुआ था सेम ईयर 1942 में। हालांकि इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, उसके जो असल फाउंडर हैं रास बिहारी बोस हैं, बट उसके बाद जो है उसको
सुभाष चंद्र बोस ने संभाले थे, ठीक है, रास बिहारी बोस के बाद। और सुभाष चंद्र बोस जब आए थे, उन्होंने 4 फाइटिंग ब्रिगेड्स बनाया था, लड़ाकू दल। एक है गांधी के नाम पे गांधी फाइटिंग ब्रिगेड्स, एक है नेहरू फाइटिंग ब्रिगेड्स, एक है सुभाष फाइटिंग ब्रिगेड्स और एक है रानी लक्ष्मीबाई फाइटिंग ब्रिगेड्स। दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए था, ठीक है। और उन्होंने 3 फेमस नारा भी दिया था, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो यानी कि मतलब चलो लड़ते हैं, ठीक है, ठीक है, दिल्ली चलो। उसके बाद जो है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। और जो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद जो इतना फेमस है, दैट वाज आल्सो गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस एक्चुअली क्या हुआ था, उससे पहले इन द ईयर 1938 में वो प्रेसिडेंट बने थे। उस टाइम पे जो है, एक तरफ से सब लोग जो है सुभाष चंद्र बोस को पसंद कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ से गांधी जी का जो भावना था वो नॉन वायलेंस, सुभाष चंद्र बोस जो है वायलेंस। वो एक्चुअली ब्रिटिशर को समझते थे। गांधी जी जो है ब्रिटिशर के साथ अच्छा रिलेशनशिप करके जो है आज़ादी पाना चाहते थे, बट सुभाष चंद्र बोस जो है उनको खदेड़ना चाहते थे। वो बोलते थे कि हम जो है लड़ेंगे, जरूरत पड़े तो जर्मनी का, जरूरत पड़े तो रशिया का, जरूरत पड़े तो जापान का मदद लेंगे, बट ब्रिटिशर के साथ लड़ेंगे और भगाएंगे, हम में इतना कैपेबल है। तो यही फिलोसफी था। और जब 1939 में भी उनको प्रेसिडेंट बनाया गया दोबारा, तब और पॉपुलर होते गए, ठीक है। तब जो है एक तरफ से उनके खिलाफ, गांधी जी ने ही उनके खिलाफ जो है एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लड़वाया था, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस खुद ही अपने आईएनसी के प्रेसिडेंट के पद से रिजाइन करके उन्होंने मतलब इंडियन नेशनल आर्मी में ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। ये कहानी आईएनए का। अब देखो क्विट इंडिया मूवमेंट, वो भी 1942 में। देखो तो ब्रिटिशर्स जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम पे काम, देखो क्विट इंडिया मूवमेंट कैसा है, ब्रिटिशर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम पे काम कर रहे थे, और कहने के लिए जो है ब्रिटिश सोल्जर था, बट उसमें ज्यादातर जो है इंडियंस थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कई इंडियंस जो है मारे गए, हालांकि इंडिया डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट इंडियन सोल्जर जो है ब्रिटिशर के नाम पे लड़ रहे थे, और उनका मतलब कहीं पर भी मरने की चांसेस है, वो इंडियन आर्मी को भेजते थे। तो यहाँ पर जो है इंडियन आर्मी फ्रस्ट्रेशन में आ गए, और उन्होंने कहा कि जॉब छोड़ने का इरादा कर दिया, और सारे इंडियन जो है जॉब छोड़ दिया था, ठीक है। उसी का फायदा उठाते हुए महात्मा गांधी ने पूरे देश भर में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब अभी ही छोड़ना है, मतलब ब्रिटिशर के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन नारा कर दिया था। यानी कि अब जो है भारत छोड़ो, जाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम अपना खुद देख लेंगे, खुद संविधान बनाएंगे और खुद सब कुछ कर लेंगे, तुम छोड़ के जाओ, सिंपल सी बात है। और महात्मा गांधी जी का जो नॉन वायलेंस था, यहाँ पर थोड़ा सा वायलेंट हो गए थे, कह सकते हो, क्योंकि उनका नारा से ही पता चल रहा है, डू और डाई, करो या मरो, आइदर डू फॉर दिस मोमेंट और डाई फॉर दिस मोमेंट। उसका मतलब तो ऑब्वियसली बात है नॉन वायलेंस नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा वायलेंस की तरफ आ गए थे। हालांकि क्विट इंडिया मूवमेंट का अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, बट अगले ही दिन 9 अगस्त को फायरिंग हुआ, 10,000 लोग मारे गए, फायरिंग हुआ, टीयर गैसेस छोड़े गए, जेल में डाल दिए गए। इतने लोग जेल में डाले थे कि उससे पहले कभी नहीं डाले थे। और गांधी, नेहरू एंड पटेल, गांधी जी, नेहरू जी एंड पटेल जी को अरेस्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से ये मूवमेंट को रोकने में वो लोग सक्सेस हो गए थे, ठीक है। उसके बाद देखो सीआर प्लान, सी राजगोपालचारी प्लान। देखो उसके बाद जैसे ही ब्रिटिशर्स जाने वाले थे, तो एक तरफ से ये एहसास हो रहा था कि ब्रिटिशर बहुत जल्दी जाने वाले हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी पूरी तरह से एक तरफ से परिस्थिति खराब हो गया था। तो ये एहसास चल रहा था कि जो है अब जाने वाले हैं, और यूएनओ वगैरह भी होने वाला था, और यूएनओ वगैरह कोई भी कंट्री किसी के अंडर नहीं रख सकता, ये सब प्रपोजल आ रहा था। तो ये पता चल रहा था कि हमें आज़ादी मिलने वाला है। बट हमें जब आज़ादी मिलने वाला है, तो कैसे आज़ाद होगा भारत? वन नेशन थ्योरी होगा या टू नेशन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 हिस्सा में बटेगा, ये डिबेटेबल चल रहा था। तो ये अलग अलग प्लान है, जिसको सीआर प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबेटन प्लान, फाइनली जो हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। बट ये सब प्लान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो सीआर प्लान क्या है, जो कि 1944 में हुआ था। सीआर प्लान है क्या? देखो ये मैप देखिए, पहले भारत का मैप, ये टोटल भारत था। आज के डेट में ये जो ग्रीन कलर है पाकिस्तान है, और ये जो है बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है, और ये टोटल जो है इंडिया है, राइट। ये यही मैप टोटल हिंदुस्तान ही था। तो उस टाइम पे ये जो उसको जो है बाद में ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया, ठीक है। तो ये जो बांग्लादेश एरिया, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही था उस टाइम पे। तो अब बातें चल रही थी कि हिंदुस्तान अकेला होगा या फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 कंट्री में बटेगा।
ये डिबेटेबल चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर मुस्लिम थे और यहाँ पर भी ज्यादातर मुस्लिम थे, ये लोग चाहते थे सेपरेट कंट्री। तो सीआर प्लान ने, सी राजगोपालचारी, उनका नाम है सी राजगोपालचारी, ने कहा कि आप ये जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है, इस एरिया को नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर कहा जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, और इस एरिया को जो है ईस्ट बंगाल प्रोविंसेस, ईस्ट बंगाल प्रोविंसेस और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, ठीक है। तो ये जो पाकिस्तान, मैं सिंपली आप लोगों के समझ के लिए उसको पाकिस्तान बोलूंगा और उसको बांग्लादेश बोलूंगा, हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश उस टाइम पे हुआ नहीं था, ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस और ये है ईस्ट बंगाल प्रोविंसेस हुआ करता था। आपके समझ के लिए मैं उसको पाकिस्तान, उसको बांग्लादेश बोलूंगा। तो यहां पर देखो चीजें क्या हुआ, सी राजगोपालचारी ने कहा कि इस एरिया में और इस एरिया में जो है आप वोटिंग करवा दो, प्लेबिसाइड करवा दो। अगर ये चाहते हैं भारत के हिंदुस्तान के अंदर रहें तो उनको हिंदुस्तान में रखिए, अगर ये चाहते हैं कि अलग कंट्री बने तो उसको अलग कंट्री बना दो, मतलब वो जैसे चाहते हैं वैसे करवा दो। हम कौन होते हैं दिल्ली में रह के उनका डिसीजन लेने वाले, वो जैसे करते हैं उनके हिसाब से करवा दो। यही था सीआर प्लान। उसको मोहम्मद अली जिन्ना ने, उसको जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी तरह से अपोज किया था। उन्होंने कहा नहीं, वहां पर प्लेबिसाइड करिए, वोटिंग करिए, लेकिन वहां पर केवल वोट करेंगे मुस्लिम, वहां के जो रहने वाले हिंदू वोट नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे जो हिंदू हैं वो वोट नहीं कर सकते, केवल मुस्लिम करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तो जो सीआर प्लान का जो प्रपोजल था उसको जिन्ना ने नहीं माना था, और जिन्ना ने जो प्रपोजल दिए थे कि वहां पर केवल मुस्लिम वोट करेंगे, उसको किसी ने नहीं माना था। फाइनली सीआर प्लान वाज फेल्ड, ठीक है, फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, दैट इज 1945। तो इसी बीच में, ठीक है, इसी बीच में आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे तो उससे पहले वेबल प्लान, उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहा था, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। इंडियन नेशनल कांग्रेस चाह रही थी सिंगल पार्टी, मुस्लिम लीग चाह रहे थे टू नेशन थ्योरी, खासकर जिन्ना जो है अड़ गए थे कि उनको दो राष्ट्र चाहिए था, ठीक है। तो वेबल, ठीक है, वेबल का मतलब है, वेबल जो है वाइसरॉय थे। वेबल जब आए थे वाइसरॉय के हिसाब से, उन्होंने सोचा चलिए मैं जो है आप लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में, मैं उसको शॉर्ट आउट करता हूं। तो उन्होंने बुलाया था जिसको जो है वेबल प्लान कहा जाता है, इस प्लान को वेबल प्लान कहा जाता है। 1945 में ये चीजें हुआ था, ठीक है। और इस प्लान के हिसाब से क्या था, उन्होंने कहा कि एक तरफ से देखो, इफ ऑल द इंडियन पॉलिटिकल पार्टी वुड एग्री, ब्रिटिशर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा है उसमें अगर पार्टिसिपेट करोगे अच्छा से, उसके बाद जो है आप लोगों को एक तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क करके दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस करके आप लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है, ये बताया गया। सेकंड बताया गया था वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड नंबर ऑफ इट्स मेंबर विल इंक्रीज। तो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल और उसके नंबर को इंक्रीज कर दिए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा इन काउंसिल देयर वुड बी इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन हाई कास्ट हिंदू एंड मुस्लिम, मतलब हाई कास्ट हिंदू जितना होंगे और मुस्लिम दोनों का रिप्रेजेंटेशन जो है बराबर होगा। उसका कंडीशन मैं पढ़ दे रहा हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं, यानी कि हिंदूज हैं, शूद्रज हैं, सिख हैं, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मेंबर एक्सेप्ट वाइसरॉय एंड कमांडर इन चीफ वुड बी इंडियन, बाकी सारे मेंबर वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ छोड़ के बाकी सब इंडियन होंगे, ठीक है। तो यही प्रपोजल को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किए थे, क्योंकि ये लोग देखो, पहला चीज है ये शूद्र हिंदू सिख कास्ट के हिसाब से बांटना चाह रहे थे, और जो हिंदू और मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन बराबर करना चाह रहे थे, तो ये सपोर्ट नहीं हुआ, ये टोटली फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद आया शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस आया था। तो वेबल को ही लगा, वाइसरॉय, कि शिमला को बुलाते हैं, आईएनसी और मुस्लिम लीग के लीडर दोनों को आपस में समझौता करवाते हैं और जो है शॉर्ट आउट करते हैं। तो उन्होंने वही किया कि ठंडे ठंडे वादियों में शिमला को बुलाया, दोनों लीडर को। 21 लीडर उसमें पार्टिसिपेट किए थे, 21 लीडर पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। उसमें आईएनसी के लीडर भी थे, महात्मा गांधी से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना तक सब लोग पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। उसको जो है शिमला कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। ये 25 जून 1945 में हुआ था। और यहां पर चीजें क्या हुई, देखो यहां पर चीजें कहां पर बिगड़ी, वाई दिस की, कि 25% हिंदू थे और ऑलमोस्ट जो है 25% हिंदू, और कह सकते हो कि ज्यादातर, ठीक है, अगर 25% हिंदू है, 25% जो है केवल मुसलमान थे, और मुसलमान को दिया जा रहा था वीटो पावर, ठीक है, एक तरफ से पावर ऑफ द वीटो, वीटो पावर, ठीक है। अब देखो वीटो पावर किसको दिया जाता है आमतौर पर आज के देश में, स्पेशल मेजोरिटी 50% +1 होना चाहिए,
बट 25% मुसलमान थे, बट उनको वीटो पावर दिया जा रहा था। उसका मतलब है वो जो चाहेंगे अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही प्रपोजल यहाँ पर जो है इंडियन ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि नहीं 25% उनको है तो उनका प्रेजेंटेशन भी 25% होना चाहिए, उनका 50% नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनका उनका जो प्रेजेंटेशन है 25% होते हुए भी पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा था और 25% होते हुए उनको वीटो पावर मिल रहा था, जो इंडियन ने पूरी तरह से अपोज किया और ये प्लान भी फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद आया था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान आया था, ठीक है, ठीक है। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो है एटली थे, क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। उन्होंने भेजा था 1946 में, ठीक है, पैथिक लॉरेंस, ठीक है। ये सब जो आए थे कैबिनेट मिशन प्लान में, ठीक है। और कैबिनेट मिशन प्लान में देखो एक चीज है कि उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान जो है एक ही कंट्री रहेगा, डोमिनियन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान अलग कंट्री नहीं हो रहेंगे, टू नेशन थ्योरी पे वो बिलीव नहीं करते, ठीक है। एंड दो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस वेर ग्रुप्ड इनटू टू ग्रुप्स एंड द हिंदू मेजोरिटी इन वन, तो उन्होंने कहा कि दो ग्रुप बना देंगे, मुस्लिम मेजोरिटी को अलग और हिंदू मेजोरिटी को अलग। और उन्होंने एक और चीज कहा जो लोगों को पसंद नहीं आया, देखो उन्होंने ग्रुप की बात की, ग्रुप ए बना दो, ग्रुप बी बना दो, ग्रुप सी बना दो। ग्रुप ए में उन्होंने कहा कि उसमें मद्रास प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूपी प्रोविंसेस, बिहार, बॉम्बे, ये सबको ग्रुप ए में रख दो। ग्रुप बी में पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड बालूचिस्तान को रख दो। ग्रुप सी में किसको रखो, बंगाल एंड आसाम को रख दो। तो ये जो डिवीजन करने की बात की, ठीक है, ये चीजें जो है लोगों को पसंद नहीं आया, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन ग्रुप ए के लिए अलग संविधान, ग्रुप बी के लिए अलग संविधान, ग्रुप सी के लिए अलग संविधान, तीनों को मिला दोगे, तीनों का एक कॉमन संविधान भी रख दो। उसके बाद जो है अगर मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप सी है, उसमें बंगाल भी है, आसाम भी है, आसाम का अलग संविधान रहेगा और बंगाल का अलग संविधान रहेगा, मतलब एक एक पर्सन को तीन तीन संविधान। फॉर एग्जांपल कोई आसाम का है, फर्स्ट उसको आसाम का संविधान फॉलो करना पड़ेगा, और ये ग्रुप सी का है तो ग्रुप सी का संविधान उसको फॉलो करना पड़ेगा, फिर उसको जो है यूनियन का संविधान सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो मतलब एक इंसान को इंडिविजुअल तौर पर तीन तीन संविधान, जो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, किसी ने भी पसंद नहीं किया, ये भी चला गया। अब बात आती है माउंटबेटन प्लान, ठीक है। अब जो है बात आती है माउंटबेटन प्लान, ठीक है। अब ये जो माउंटबेटन प्लान आया, ठीक है, अगला प्लान जो है देखो आप देख सकते हो अगला प्लान क्या है, माउंटबेटन प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। तो माउंटबेटन प्लान में एक चीज क्लियर कर दिया गया कि अब जो है दो कंट्री में डिवाइड हो जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी डिवाइडेड, ठीक है। टू नेशन थ्योरी पे फोकस किया, पहला चीज। दूसरा थ्योरी है कि दोज एरिया डोमिनेटेड बाय हिंदू, यानी कि ये जो जो कलर है, ठीक है, हिंदू, ठीक है, दैट विल बी द हिंदुस्तान, और दोज एरिया, दिस एरिया एंड दिस एरिया विल बी डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम, विल बी द पाकिस्तान। सिंपल सी बात है, जहां पर हिंदू का डोमिनेशन ज्यादा है उसको हिंदुस्तान कर दो, और जहां पर मुस्लिम का डोमिनेशन ज्यादा है उसको पाकिस्तान कर दो। इसीलिए बीच में होते हुए भी उसको पाकिस्तान और उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा गया, क्योंकि इस एरिया और इस एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा था। दोनों इनिशियली ये लोग एक कंट्री थे। ये अलग बात है कि 1971 में, ठीक है, ये दोनों अलग अलग कंट्री बन गए, ये ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया और ये तो पाकिस्तान ही रहा, ये अलग होगा। बट इनिशियली जब डिवीजन हुआ था, ये ईस्ट पाकिस्तान, मतलब ये बांग्लादेश वाज कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि इस आधार पर हुआ था कि जहां पर हिंदू ज्यादा रहेंगे हिंदुस्तान, जहां पर मुस्लिम ज्यादा रहेंगे दैट इज नोन एज पाकिस्तान, ठीक है। और थर्ड कंडीशन ये हुआ कि 14 अगस्त को पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दो और 15 अगस्त को इंडिया को डिक्लेयर कर दो, क्योंकि पाकिस्तान का पॉपुलेशन कम है और अगले दिन हिंदुस्तान। तो ये डिसीजन हुआ था माउंटबेटन प्लान, ठीक है, जिसको सब लोगों ने सपोर्ट किया, जिन्ना ने भी, जवाहरलाल नेहरू ने भी, आईएनसी ने भी, मुस्लिम लीग ने भी। और ये जो प्लान में लिखा हुआ था माउंटबेटन प्लान, उसको एक्ट में इंप्लीमेंटेशन करना, दैट इज नोन एज इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, ठीक है। ये जो माउंटबेटन प्लान था उसको जो है, ये प्लान के हिसाब से था, ठीक है, माउंटबेटन प्लान जो है प्लान के हिसाब से था, और उसको कानूनी तौर पर, यानी कि एक्ट के हिसाब से, देखो एक होता है प्लान के हिसाब से, बट उसको कानूनी तौर पर ये प्लान को एक्ट के हिसाब से, ठीक है, एक्ट के हिसाब से, ठीक है, अधिनियम के हिसाब से पारित कर देना, जिसको इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कहा गया। यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, जिसका मतलब यहां पर कंडीशन रहा कि भारत और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी गिवन इंडिपेंडेंट, those area dominated by Hindu will be the Hindustan and those area dominated by the Muslim will be the Pakistan। जहां पर हिंदू ज्यादा है हिंदुस्तान, मुस्लिम ज्यादा है पाकिस्तान होगा, और पाकिस्तान will be declared independent on 14th and Hindustan will be given independent on 15th August 1947, और
इंडिया को ज्योग्राफिकली मतलब हिंदुस्तान विल बी गिवन लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया देन पाकिस्तान। आप देख सकते हो, ठीक है। भारत को ज्यादा एरिया मिलेगा पाकिस्तान से क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। सो उसके बाद जो है देश को आजादी मिल गई अकॉर्डिंग टू द माउंटबेटन प्लान। इंडियन जो माउंटबेटन प्लान में जो चीजें लिखा था उसको एक्ट के हिसाब से पारित कर दिया गया और हम सबको आजादी मिल गई। सो दिस इज अ ब्रीफ स्टोरी अबाउट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और हम सबको फ्रीडम मतलब ये है एक तरफ से आज़ादी मिल गई और इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। इनफैक्ट पाकिस्तान एंड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, इस तरह से हमें आज़ादी मिली थी। ये था एक बेहतरीन कहानी, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। हमने कंप्लीट कर दिया 4 वीडियोस में और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस हम लाते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कहानी के हिसाब से स्टोरी को बताऊं। ऐसे और भी पॉलिटी में भी, हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, इकोनॉमिक्स में भी, करंट अफेयर्स में भी लगातार वीडियोस में लाऊंगा अभी, ठीक है, बैक टू बैक। आप जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है। तो एक साथ आप नीचे कमेंट करके बताइए आज भारत को आज़ाद किए हैं, टॉपिक में ही सही, भले ही आज़ाद किए हैं। तो एक बार नीचे मैं चाहूंगा कमेंट करके लिखिए जय हिंद। थैंक यू।